जड़त्व के बाद हम अब पढ़ने वाले हैं न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। पहले आप इसको समझेंगे। ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये न्यूटन की गति का नियम है। न्यूटन की गति का नियम है और ये जो नियम है ये 3 चरण में डिवाइडेड है। ये पहला नियम है और इसके बाद से इसका दूसरा नियम है और इसके बाद से इसका तीसरा नियम। तो इसके नियम आप समझेंगे। पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है क्योंकि न्यूटन ने गैलीलियो के नियम को विस्तारित पूर्वक समझा करके सत्यापित किया था, उन्हीं का प्रयोग था। तो उनके सम्मान में इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं क्योंकि जड़त्व के अनुसार ही डिफाइन हो पाता है। अभी हम जड़त्व के बारे में पढ़ें और जाने। तो इस क्लास में हम ये जान रहे हैं कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम होता है। तो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है वो कुछ ऐसा है कि प्रत्येक वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है और यदि विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था बनाए रखना चाहती है यदि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जड़त्व का ही नियम है। जैसे मान लीजिए कोई कारपेट है, कोई कपड़ा है और उस कारपेट पर धूल के कण जमे हुए हैं, धूल मिट्टी बैठा हुआ है, तो वो स्थिति में है और स्थिति के जड़त्व के नियम का पालन कर रहा है, तो उसके कण भी उसमें सटे हुए हैं। यदि अचानक कोई कारपेट पे रोल से पीटने लगे तो वो छड़ी के गति के कारण उस कारपेट में गति लाएगा, लेकिन वो केवल कारपेट में गति ला पाएगा, वो धूल के कणों में गति नहीं ला पाएगा। धूल के कण अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहेंगे और इस सिचुएशन में धूल के कण अचानक जबरदस्ती बाह्य बल द्वारा गति लाएंगे और अपनी स्थिति को छोड़ेंगे और धूल के कण जो है वो कारपेट से अलग हो जाएंगे। इस प्रक्रिया से बहुत सारे लोग देखिएगा कारपेट को झाड़ते हैं, दरी को झाड़ते हैं। अभी मैंने कुछ पहले क्लास में ये बताया था कि कैसे आम के पेड़ को हिलाने पर या अचानक उसको झकझोर देने पर उसके पके हुए आम के फल गिर जाते हैं। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है कि किसी रैखिक संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल द्वारा लगाया गया बाह्य बल के समानुपाती होता है तथा वह बल उसी दिशा में लगता है जिस दिशा में उसकी गति होती है। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है और न्यूटन की गति के इस दूसरे नियम के आधार पर ही बल की परिभाषा, गति की परिभाषा दी जा सकती है। और इसके बाद से तीसरे नियम को जानते हैं। जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो जितनी क्रिया करती है उतनी ही विपरीत प्रतिक्रिया भी करती है। कहने का तात्पर्य होगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जितना क्रिया होगा उतना ही प्रतिक्रिया होगा। इसका कुछ एग्जांपल आप ले लें तो बंदूक की जो गोली होती है, बंदूक जब चलाते हैं तो बंदूक चलाने के समय ये होता है कि गोली तो आगे आगे निकलती है, लेकिन जो उसका डंठल होता है, जो उसका हुड होता है, वो शोल्डर पे होता है और उतना ही फोर्स पीछे की तरफ देता है। अगर यदि आपके संतुलन की अवस्था बिगड़ जाए और उस बल को आप ऑब्जर्व न कर पाए तो आपकी जो गोली होगी वो आपके सटीक निशाने पर नहीं जाएगी। इसका एक और लाजवाब तरीका बताऊं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि क्रिया के बराबर और विपरीत संतुलन प्रतिक्रिया होती है। जितनी क्रिया होगी उतनी प्रतिक्रिया होगी। अगर यदि आपको ऊंची कूद लेनी है तो ऊंची कूद लेने के लिए उतनी पीछे आना पड़ेगा और उतनी फोर्स से आपको दौड़ना पड़ेगा, तब आप ऊंची कूद ले पाएंगे। अगर आप सोचे कि कूद करके और आगे चले जाएं और कूदने के बाद से आपको उतना विपरीत प्रक्रिया नहीं करना पड़े तो ये प्रोसेस गलत हो जाएगा और उस सिचुएशन में आप उस जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम का खंडन कर देंगे, जो कि संभव नहीं। अगर एक और इसका एग्जांपल लिया जाए तो ये लिया जाएगा कि रेत पर दौड़ना और बर्फ पर दौड़ना समान होता है, असंभव होता है। अगर आप न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन नहीं करते हैं तो किसी भी सिचुएशन में आप रेत पर और बर्फ पर दौड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पे घर्षण बल का विरोध होगा, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया नहीं होगी, आप फिसल जाएंगे। और इस प्रकार से ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम समाप्त होता है। तो आज गति की व्याख्या हम लोगों ने पढ़े और इसके बाद से हम लोग इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में गति के बाद विराम के बारे में जानेंगे और बल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।